अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, एक सवाल होमवर्क दिया था और वो मैं चूंकि जीटी में नहीं दे सका था तो इसलिए मैं दोबारा कह देता हूँ। अगर आप देख लेंगे तो मैं कल कर लेता हूँ डिस्कस। ऑटम 22 एक सवाल है और ये कॉन्सेप्चुअल है, यानी इस तरह के सवाल के लिए कोई नहीं हुई होती प्रैक्टिस बस। तो इस तरह के सवालों को ना बस कॉन्सेप्चुअली ही हैंडल करना होता है। जी, पेज 153 पे क्वेश्चन नंबर 1, प्लूटो लिमिटेड। दो के कैलकुलेशन भी है इसमें, मतलब डिस्कशन तो सिर्फ 3 नंबर की ही है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बड़ा डिफरेंट सा सवाल है। अगर समझ जाएंगे तो ये मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन एक बड़ा डिफरेंट स्टाइल का सवाल है, तो ये आप पहले करें तो फिर फायदा डिस्कस का। तो जीटी में चूंकि नहीं दिया था होमवर्क इसलिए अभी नहीं करता डिस्कस, 61 में कर लूंगा, लेक्चर 61 में। तो आप ये कर लें ट्राई, ठीक है? ये करके आइएगा होमवर्क ट्राई। ऑटम 22 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3 था और बुक में मेरी 153 पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 था। चलें प्रोसेस मिक्स वाला सवाल करते हैं। सवाल लिखें, एक खुद ही बना के करा रहा हूं और उसके बाद फिर पास्ट पेपर्स के 1-2 सवाल वो फिर होमवर्क की डिस्कशन में चलेंगे। चलें सवाल लिखें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relates to last process for the month of जो मर्जी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3000 यूनिट्स और ये थे 70% कंप्लीट। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस P1 कॉस्ट 60,000, फिक्स्ड कन्वर्जन कॉस्ट 25,000 और वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट 45,000। सिर्फ प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल होता था तो कन्वर्जन कॉस्ट बताते थे। अब मार्जिनल एब्जॉर्प्शन भी मिक्स हो रहा है ना, तो फिर कन्वर्जन के टुकड़े करने पड़ेंगे।
तो इसलिए मैंने कन्वर्जन 2 बता दी। फिर वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट बताइए 45,000। ये हो गया ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट। अच्छा, फिर लिखें ओपनिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स 6,000 यूनिट्स। 6,000 यूनिट्स। और कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स 3 लाख रुपए, 300,000 रुपीज। और इस 300,000 के साथ ब्रैकेट में लिखें 20% 20% फिक्स्ड, यानी ये एब्जॉर्प्शन वालों के मुताबिक फिनिश गुड की कॉस्ट दी हुई है कि मार्जिनल के मुताबिक? ये एब्जॉर्प्शन वालों के मुताबिक दी हुई है। अच्छा जी, ये हो गया ओपनिंग का डाटा। अब इस चैप्टर के साथ मिक्स किया है ना, इसलिए फिनिश गुड्स का भी डाटा बताया, वर्क इन प्रोसेस का भी और फिनिश गुड्स का भी। ये हो गया ओपनिंग का डाटा। अब लिखें करंट पीरियड, करंट पीरियड इंफॉर्मेशन। Cost of units transferred in, cost of units transferred in from process 1, cost of units transferred in from process 1, $6,60,000, 660,000, 660,000 और ब्रैकेट में लिखें 30,000 यूनिट्स, 30,000 यूनिट्स हैं। हाँ 30, तो मैंने क्या कहा है 30 ना, 30,000 यूनिट्स। वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट, अच्छा ये इतनी टेढ़ी मेढ़ी फिगर इसलिए बताने लगा हूँ क्योंकि मैंने ना वो रिकंसिलेशन टैली करनी थी, इसलिए इतनी टेढ़ी मेढ़ी होंगी ये। वेरिएबल कन्वर्जन, फिक्स्ड कन्वर्जन, वेरिएबल कन्वर्जन है 4 और बहुत सारे 950 और फिक्स्ड कन्वर्जन है 99,990। No production losses are expected. No process losses are expected. यानी नॉर्मल लॉस कोई नहीं होगा। नो प्रोसेस लॉसेस कह लें, नो प्रोडक्शन लॉसेस कह लें, नो प्रोसेस लॉसेस आर एक्सपेक्टेड। और अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि होगा ही कुछ नहीं, नॉर्मल नहीं है, अगर कोई हुआ तो हाँ जी, वाह यार। और क्या रह गया? क्लोजिंग, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2400 यूनिट्स, 2400 यूनिट्स और ब्रैकेट में लिखें 75% कंप्लीट, 75% कंप्लीट। और क्लोजिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स 5
4,000 यूनिट्स, 4,000 यूनिट्स, actual process loss, actual process loss 250 यूनिट्स, 250 250 यूनिट्स, और total admin and selling costs for the month, total admin and selling costs for the month 250,000, 250 2.5 लाख रुपए, और इसके साथ ब्रैकेट में लिखें 40% वेरिएबल। हैं जी, हाँ जी, टोटल एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट फॉर द मंथ बताई है 2.5 लाख, 250,000, और इसके साथ ब्रैकेट में लिखें 40% वेरिएबल। फिर लिखें सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट 80 रुपए, 80। और क्या रह गया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन FIFO है, FIFO चलें, बस मुझसे रिक्वायर्ड है पार्ट ए वही और पार्ट बी वही। पार्ट ए मार्जिनल एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ, और पार्ट बी दोनों मेथड्स के प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन। तो 2-2.5 पेज लग गए इनकम स्टेटमेंट और रिकंसिलिएशन पे, वर्किंग्स में आ जाते हैं। क्वांटिटी स्केड्यूल, अब क्वांटिटी स्केड्यूल हम लोग वर्क इन प्रोसेस का जैसे पहले बनाते थे वो भी बनाएंगे, और इस चैप्टर में फिनिश गुड्स का बनाते हैं वो भी बनाएंगे। वर्क इन प्रोसेस वाला बताते हैं पहले। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3,000, ट्रांसफर इन 30,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 2,400, एबनॉर्मल लॉस 250, तो आउटपुट आ गया 30,350। नॉर्मल लॉस नहीं था, इसलिए जो लॉस है वो नॉर्मल लॉस। प्रोसेस कॉस्टिंग याद है? और क्वांटिटी स्केड्यूल फिनिश गुड्स वाला जो इस चैप्टर में बनाते हैं। ओपनिंग फिनिश गुड्स 6,000, प्रोडक्शन नहीं बताई, पक्की बात है। ये क्या है? आउट किधर किधर गए हैं? आप घूमने फिरने गए हैं? ये प्रोडक्शन है ना, तो ये प्रोडक्शन है।
लास्ट प्रोसेस का आउटपुट क्या होगा? फिनिश गुड्स प्रोड्यूस ही होंगी ना, ये फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड आ गई। क्लोजिंग फिनिश गुड्स 4000, तो सेल्स निकल आई 32350। तो क्वांटिटी स्केड्यूल डबल हो गए। कॉस्ट पर यूनिट पहले प्रोसेस वाली ही निकलेगी, तो इसलिए हमें फिर पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनानी पड़ेगी। FIFO है, तो पहले आएंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो के हैं 3000। कितने % कंप्लीट थे? तो अब उन पे कन्वर्जन पे बाकी 30 लगेगा, 900। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 30350 माइनस 3000, 27350। ये दोनों कॉलम्स में पूरे पूरे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2400, P1 पूरा, कन्वर्जन 75, 2400 और 1800। एबनॉर्मल कुछ नहीं बताया तो पूरे पूरे ही हैं, 1250, 250। $30,000, 300।
इसी से आगे चल रहा हूँ, वर्किंग 2 में यहीं से आगे चल रहा हूँ। कॉस्ट पर यूनिट, अच्छा अब कॉस्ट पर यूनिट कन्वर्जन वेरिएबल अलग और कन्वर्जन फिक्स्ड अलग, क्योंकि मार्जिनल अब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर है ना, इसलिए अलग अलग। FIFO है तो सिर्फ करंट पीरियड कॉस्ट, ये कितनी 6,60,000, ये 499,950 99,990। अच्छा इस सवाल में ना, वैसे मैंने जितनी बार भी ये प्रोसेस कॉस्टिंग के सवाल पास्ट पेपर में देखे हैं, उनमें पता नहीं शायद मुश्किल की वजह से ये कभी भी अप्लाइड, अंडर अप्लाइड, ओवर अप्लाइड के चक्कर में डाला ही नहीं स्टूडेंट को। लेकिन वैसे अब बता रहा हूँ ये कौन सी वाली फिगर लिखनी है, चूंकि हम कॉस्ट पर यूनिट निकालने लगे, अप्लाइड वाली। हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालने लगे ना, तो ये अप्लाइड वाली ही लेनी है। ये बात तो मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग में भी बताई थी कि अप्लाई लेनी होती है। तो वैसे प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स मार्जिनल अब्जॉर्प्शन में मैंने कभी देखा नहीं कि इसमें वो अंडर ओवर अप्लाइड डाल रहे हो, लेकिन अगर डाल भी दें तो ये अप्लाइड वाली फिगर है। नॉर्मल लॉस है नहीं, इसलिए रिकवरी माइनस नहीं है, बस यही न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर बन गए 30,000, और हैं तो ये दोनों कन्वर्जन ही ना, इसलिए 30,300 और 30,300। तो कॉस्ट पर यूनिट बन गई 22, 16.5, 3.30। ये मार्जिनल का सवाल और ये सारा अब्जॉर्प्शन का। और मैंने जो वो एग्जाम नोट्स कल पढ़ा रहा था ना, उसमें मैंने एक बात लिखी थी कि कॉस्ट पर यूनिट आप प्रोसेस वाले तरीके से निकालें, उसके बाद इसको रीअरेंज कर दें। रीअरेंज करने से मेरी मुराद ये थी कि P1 22 और कन्वर्जन सिर्फ वेरिएबल 16.5, 38.5। P1 22 कन्वर्जन 41। अच्छा ये मैंने ना ब्रैकेट में इसको अलग इसलिए कर दिया क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग के सवालों में हमें P1 और कन्वर्जन की कॉस्ट अलग अलग चाहिए होती है ना। प्रोसेस कॉस्टिंग में जब हम लोग कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ले रहे होते हैं तो हमें कन्वर्जन और मटेरियल अलग अलग चाहिए होता है। तो जब मार्जिनल का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट निकाल रहे होंगे तो ये मटेरियल ये कन्वर्जन, और जब एब्जॉर्प्शन के क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट निकाल रहे होंगे तो ये मटेरियल ये कन्वर्जन। ओके ये कॉस्ट पर यूनिट। तो क्वांटिटी स्केड्यूल पे क्या फर्क पड़ेगा, डबल हो जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रोसेस वाला पहले सॉल्व करेंगे और प्रोसेस वाला सॉल्व करने के बाद फिर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के लिए इन्हीं को रीअरेंज कर लेंगे। और तीसरी मशहूर वर्किंग अंडर ओवर अप्लाइड, तो वो मैंने इस सवाल में डाला ही नहीं कहीं। तो ये है
जी जी बताता हूँ। और अब प्रोसेस भी है साथ मिक्स, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के लिए बताया था कि जैसे हम कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकाला करते थे, वो वाली वर्किंग। COGM मतलब कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स जो निकालते थे, अब ये हमें मार्जिनल के लिए अलग और एब्जॉर्प्शन के लिए अलग निकालनी पड़ेगी। मार्जिनल के लिए क्या करूं, ये फिगर्स यूज करूंगा। हाँ जी, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, और इसमें भी पहले BD कितना 60 प्लस 45 मैंने दिया हुआ है ओपनिंग ना, तो P1 लिया है और वेरिएबल वाला लिया है, क्योंकि मार्जिनल कर रहा हूं सॉल्व। कितना 105,000। दोबारा नोट करना है सॉल्व करके। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर में यही फिगर्स बताई नहीं। और उसके बाद कन्वर्जन क्या लिखूं, 900 इंटू मार्जिनल कर रहे हैं ना, तो ये नहीं 38 नहीं, ये 14850 और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 27,350 और इस पे हम ये लगा देंगे 38.5 105,2975 11,172,825। अच्छा, ये मेरे पास इधर जगह कम है, मैं मिटाना है इसमें से। ये मिटा दूं?
क्यों? नहीं तो डिपेंड, देखें पेपर में 2 सेक्शन है 50-50 नंबर के, तो जो दूसरा सेक्शन है उसमें 3 सवाल आएंगे 15, 18, 19, 20 इस तरह के, तो उनमें भी हो सकता है। जैसे लास्ट टाइम इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो सवाल आया था तो उसमें थोड़ा सा लेबर भी था, थोड़े से ओवरहेड भी, एवरेज भी थे, थोड़ी सी इन्वेंट्री भी थी, तो वो आया था 15-16 नंबर का सवाल। छोटे सवाल भी आ सकते हैं। यही अब बना रहा हूं एब्जॉर्प्शन के लिए, इसी में आगे चल रहा हूं। यही COGM में मार्जिनल की निकाल चुका, मैं एब्जॉर्प्शन की निकाल रहा हूं। तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में क्या लिखूं? BD। अब 60 और 7 वो 25 भी आ जाएगा। 25 था 30 था 25 130। और अब मैं कन्वर्जन में 900 यूनिट्स को मल्टीप्लाई 16.5 की बजाय 19.8 से करूंगा। यानी अब ना मिक्स होने से हो ये रहा है कि क्वांटिटी स्केड्यूल डबल बन गए, और प्रोसेस वाले तरीके से पर यूनिट कॉस्ट निकालने के बाद पर यूनिट कॉस्ट मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के लिए अलग अलग हमें लिखनी पड़ी, और COGM निकालने के लिए एक ब्रैकेट में सवाल नहीं सॉल्व हो रहा। अब हम जैसे प्रोसेस में कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालते थे वो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के लिए अलग अलग करने पड़ रहे हैं। ये कुछ फर्क पड़ रहा है मिक्स होने से। 17,820 और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड में 27350 को मल्टीप्लाई अब इसकी बजाय इससे 41.8 114323 हाँ, अगर वेटेड एवरेज होता तो फिर तो बस ये रेट मल्टीप्लाई हो जाता। 1 2 5 ले जी, ये हो गई वर्किंग्स। अब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। ये सारी वर्किंग्स देख लें, क्वांटिटी स्केड्यूल देखें, मैंने डबल बनाया है, और प्रोसेस होने की वजह से कॉस्ट पर यूनिट से पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालना पड़ा। कॉस्ट पर यूनिट वैसे ही जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में निकालते थे, बस वेरिएबल और फिक्स कन्वर्जन अलग अलग, और उसको फिर इस तरह से रीअरेंज करना पड़ा। उसके बाद COGM की एक नई वर्किंग बनाई, और ये वो है जैसे कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स प्रोसेस में निकालते थे। इनकम स्टेटमेंट बनाने लगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। है जी, आप बताएं क्या करें? मार्जिनल बना ले, चलो मार्जिनल बना लेते हैं।
ठीक है, बनाऊं इनकम स्टेटमेंट। कौन सी बना लें पहले? मार्जिनल। चलो बस एब्जॉर्प्शन बनाता हूँ फिर। सेल्स 80 की एक है और यूनिट्स निकाल लिए थे 32,350। 588 25 2588 000 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स दी हुई है सवाल में 3 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 1,291,050। FIFO है तो जो क्लोजिंग में 4,000 3,000 कितने क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो वो जो क्लोजिंग में 4,000 हैं वो फिर यही वाले हैं। FIFO है ना, तो वो इन्हीं में से हैं, यही वाले 41.8। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई 1,23850 और ग्रॉस प्रॉफिट बन गया 1,164,150। ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर कोई एडमिन सेलिंग सॉरी अंडर ओवर अप्लाइड होता तो इसके नीचे वो डाल लेते। अब इसमें बाकी रह गए एडमिन सेलिंग। और उसको आप एडमिन सेलिंग कह लें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कह लें,
बचपन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पढ़ के आए हैं। तो एडमिन सेलिंग कितने, अच्छा एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं ना, तो इसमें एडमिन सेलिंग पूरा ही लिख दें काफी है, उसको वेरिएबल फिक्स तोड़ने की जरूरत नहीं है। वो तो मार्जिनल है जिसमें जरूरी होता है तोड़ना, या हमने मार्जिनल पहले इनकम स्टेटमेंट बनाते थे तो एडमिन और सेलिंग वेरिएबल और फिक्स तोड़े ही होते थे, तो उनको ऐसे टूटा हुआ ही लिख देते थे। चाहे अलग अलग लिख दें चाहे टोटल ही लिख दें काफी है। और बताएं कुछ आना चाहिए कि नहीं। थोड़ा सा प्रोसेस को भी याद करें। एबनॉर्मल लॉस P&L को चार्ज करना है ना, तो यही वो P&L है, एबनॉर्मल लॉस चार्ज करना है। एबनॉर्मल लॉस को P&L को चार्ज करते हैं एज एन एक्सपेंस, तो इधर करना है एबनॉर्मल लॉस को चार्ज। एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट नेट ऑफ उसकी रिकवरी वैल्यू, वो हमने P&L को चार्ज करना था, तो रिकवरी वैल्यू है ही नहीं, तो फिर एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट, तो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट, अच्छा अब ये वो होगी जो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाते तो उसमें जो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस होती, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में कॉस्ट ही तो निकालते हैं, तो एबनॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट है ना स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन वाली जो बनाते, ये वो फिगर है। तो चूंकि दोनों 100% ही हैं तो इसको ब्रैकेट में ही कर देता हूं, 250 इंटू 41.8। अच्छा मैंने ना ये बात की है जिनके ऊपर से निकल गई, जो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ एवेल्युएशन में निकाला करते हैं, P1 250 इंटू 22 कन्वर्जन 250 इंटू 19.8, चूंकि दोनों ही ये पूरे 250 थे तो हम एक ही बार इसको 41.8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये वही फिगर है जो स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ एब्नॉर्मल लॉस निकालते हैं, यही तो P&L को डेबिट करना होता है, तो ये P&L ही है। अब नेट प्रॉफिट बताएं। 90,700, ये हो गई एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट। तो प्रोसेस मिक्स करने से ये फर्क पड़ेगा। टू 588,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, चलें जो भी ये नोट कर रहे हैं कर लें, यहां तक पहुंचने पे बताता हूं। स्टेटमेंट खुशी हो सेल, मतलब हमने एक बार ही हवाला दे देना है या दोनों बार रेफरेंस देना होगा, बल्कि डिटेल्स ये बल्कि नंबर 1 से आएगा एक बार ही। ये जो ब्रैकेट लिखा है बस बहुत है, अब अगली दफा बस ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी इनकम स्टेटमेंट पहले बना रहे हैं ना और उसमें ये फिगर निकाल दी, अब दूसरी दफा दोबारा नहीं निकाल के दिखा रही है ब्रैकेट।
क्या कर रहा है यार? क्यों? क्या ब्लिंक कर रही बहुत? अच्छा अच्छा अच्छा। ओपनिंग फिनिश गुड्स। अच्छा, ओपनिंग फिनिश गुड्स के लिए ये पहले भी एक दफा दो दफा कर चुके। आपको एब्जॉर्प्शन की फिगर दी हुई है, लेकिन इसमें कितनी फिक्स्ड कॉस्ट शामिल है ये भी बताई हुई है। तो अगर फिक्स्ड पोर्शन निकाल दें इसमें से तो बाकी मार्जिनल की फिगर बच जाएगी। इस 3 लाख में मैंने ना ब्रैकेट में लिखवाया था कि इसमें 20% फिक्स्ड पोर्शन शामिल है, तो वेरिएबल लेना हो तो 80% तो वही मार्जिनल की होगी, क्योंकि मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन इनकी इन्वेंट्रीज के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट का ही फर्क है ना। तो जब इसमें से 20% निकाल दिया तो बाकी वो मार्जिनल वाली फिगर बन गई 240। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 1172825। क्लोजिंग फिनिश गुड्स 4000 यूनिट्स हैं और अब इन पे लगाऊंगा ये 38.5 154000 1258825। जी, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन 1329175। इसको ग्रॉस कंट्रीब्यूशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें से अभी कुछ और भी वेरिएबल खर्चे माइनस करने हैं। तो वो वेरिएबल खर्चे हैं वेरिएबल सेलिंग, जो कि कितनी है 250,000 में से 40%। एक लाख। अब इसके आगे क्या लिखूं? इसके आंसर को नेट कंट्रीब्यूशन कह दूं? नहीं, फिर क्या कहूं? क्यों? अच्छा चलें, एबनॉर्मल लॉस को भी तो एक्सपेंस बनाना है ना, तो उसकी कॉस्ट वेरिएबल खर्चा होगी या फिक्स्ड? वेरिएबल, वेरिएबल ना। अब एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी तो यही वाली इस्तेमाल हो रही होगी, है वो एक्सपेंस, लेकिन यहां पर हम लोग इसको कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट की शक्ल में लिख रहे होते हैं। तो ग्रॉस के बाद ही लिखना है, ग्रॉस के बाद ही लिखना है, क्योंकि ग्रॉस से ऊपर बस कॉस्ट ऑफ सेल होती है। तो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को ग्रॉस के बाद लिखना है। ये एब्जॉर्प्शन था तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट लिखी। ये मार्जिनल था तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन के बाद एबनॉर्मल लॉस लिखेंगे। और एबनॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट है वो एक फिक्स्ड एक्सपेंस है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है ना, ये यही तो है। 250 यूनिट्स इंटू 38 करूंगा मैं अब, तो वो भी एक वेरिएबल ही खर्चा निकलेगा, इसलिए इसको यहां से लेस। ये मैं जो कल एग्जाम नोट्स पढ़ा रहा था उसमें मैंने 0.5 ये लिखने की कोशिश की हुई है। पेज 152 पे जो कल आपको एग्जाम नोट्स पढ़ा रहा था ना, ये मैंने टूटी फूटी अंग्रेजी में लिखने की कोशिश की थी, तो पढ़ के देख लें अगर समझ आती है बात। $9625 अब बनेगी नेट कंट्रीब्यूशन। और इसमें से लेस फिक्स्ड खर्चे
जो कि FOH हैं, बहुत सारे 90 और एडमिन सेलिंग हैं। $2.5 लाख में से लाख किधर हो गए? 150। ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट 969560। ये हो गया नेट प्रॉफिट। इसको नोट करें, फिर रिकंसिलिएशन बनाता हूँ। बंद करना है, स्लो करना है? ऐसे ना कर यार, इतनी जिंदगी का अरसा गुजार लिया प्रोसेस कॉस्टिंग में। नॉर्मल लॉस को हम कहीं एक्सपेंस बनाते हैं क्या? नहीं ना। नॉर्मल लॉस अगर होता और उसकी रिकवरी वैल्यू होती तो वो कॉस्ट पर यूनिट के फार्मूले में इस्तेमाल हो जाता बस, और तो वो कहीं नहीं आता। नॉर्मल लॉस की कोई कॉस्ट थोड़ी होती है कि उसको हम एक्सपेंस बनाएं, वो तो रिकवरी वैल्यू है बस, वो जो पर यूनिट कॉस्ट की वर्किंग में आ जाती है बस। जल्दी भाई। रिकंसिलिएशन। अच्छा, अगर सवाल में रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड नहीं है तो ये सवाल पूरा हो गया, लेकिन अगर रिकंसिलिएशन भी रिक्वायर्ड है तो फिर आई एडवाइस कि आप सिर्फ ये नहीं, प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बना लेना, उसका इस्तेमाल देखते हैं। रिकंसिलिएशन। एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट से कर लेते हैं स्टार्ट।
903700। ऐड क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक्स का डिफरेंस और क्लोजिंग स्टॉक्स का डिफरेंस माइनस कर लेते हैं। तो फिक्स कॉस्ट इन ओपनिंग फिनिश गुड्स कितनी, 3 लाख में से 240 माइनस कर लेते हैं, 60,000 ऐड। अच्छा इधर ना मैंने 2 लाइनें छोड़ी हैं, और फिक्स्ड कॉस्ट इन क्लोजिंग फिनिश गुड्स 167,200 माइनस 154,000, 13,200 माइनस। इसका आंसर देखें, वो बन रहा है 969, नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? एबनॉर्मल लॉस तो एबनॉर्मल लॉस की वजह से फर्क आ रहा है। हाँ जी करें, और लास्ट टाइम वाला नहीं बताना। है नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस की वजह से। अच्छा चलें, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लेते हैं एबनॉर्मल लॉस का भी फर्क डाल लेते हैं फिर। तो एबनॉर्मल लॉस 9625 और 10,450 का फर्क कितना है? 825। ऐड करूं लेस करूं? लेस कर लूं, चले लेस कर लें, बताएं। ठीक है ठीक है ठीक है। अब टैली कर गया? नहीं, चलो ऐड करके देख लेते हैं। अब कर गया? अभी भी नहीं कर रहा। इसका मतलब रोला एबनॉर्मल लॉस का नहीं है। और कुछ? मार्जिन अब्जॉर्प्शन के अंदर हम ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर वो ले रहे थे, फिक्स और वेरिएबल वाली ले रहे थे फिगर। उसमें 240 और 3 लाख लिया था ना सर। इसमें हमारे पास ओपनिंग वाला भी दिया हुआ है, ओपनिंग फिक्स प्राइस भी दिया हुआ है, और क्लोजिंग वाला भी दिया हुआ है। इनका डिफरेंस? जैसे सर इनका डिफरेंस हम हाँ एडजस्ट किया, हाँ। इसी तरह हम ओपनिंग क्लोजिंग की क्वेश्चन किसका ओपनिंग क्लोजिंग? फिक्स कन्वर्जन ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वजह से रोला है। कैसे? दोनों की कॉस्ट ऑफ सेल्स, देखें ये जो दोनों की कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, इनमें मसला अंडर ओवर अप्लाइड की वजह से नहीं आता। ये पहले डिस्कशन हो चुकी, क्योंकि ये मार्जिनल के अंदर यहां फिक्स नहीं आ रहा होता, नीचे आ रहा होता है, वो भी एक्चुअल। जबकि यहां पर इसमें सीओजीएम में यहां पर अप्लाइड आ रहा होता है, और अंडर ओवर अप्लाइड एडजस्ट करने से वो इफेक्टिवली एक्चुअल ही बन जाता है। तो सीओजीएम का फर्क मसला नहीं होता। इधर सीओजीएम के अंदर जो फर्क होता है वो नीचे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस करने से और अंडर ओवर अप्लाइड माइनस एडजस्ट करने से वो फर्क खत्म हो जाता है। यानी सीओजीएम रोला नहीं रहता। फर्क किस वजह से आता है दोनों के प्रॉफिट्स में? इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन में। तो इन्वेंट्री सिर्फ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री तो नहीं होती, वर्क इन प्रोसेस भी इन्वेंट्री ही होती है। जब वर्क इन प्रोसेस के अंदर फर्क आ रहा है तो वो भी रीजन है फर्क की, वो लगी जाके। प्रॉफिट की कैलकुलेशन में इन दोनों के प्रॉफिट्स में हम जो फर्क है वो लिख रहे हैं ना रिकंसिलिएशन में। तो रिकंसिलिएशन में हम इन्वेंट्री की वैल्यूज ही लिख रहे हैं। तो इन्वेंट्री सिर्फ फिनिश गुड्स होती हैं, वर्क इन प्रोसेस भी हैं। तो वर्क इन प्रोसेस में नहीं है फर्क। आप देखें वर्क इन प्रोसेस मार्जिनल वाले का ओपनिंग कुछ और है, एब्जॉर्प्शन वाले का कुछ और है। ओपनिंग मार्जिनल वाले में हमने 25,000 शामिल नहीं किया हुआ, एब्जॉर्प्शन वाले में किया हुआ है। और ये कौन सा 25,000 है?
वो फिक्स्ड वाला, तो वर्क इन प्रोसेस भी इन्वेंट्री ही है। तो अगर प्रोसेस मिक्स वाला सवाल आएगा तो इतने सारे फर्क के साथ एक फर्क और ये पड़ेगा कि आपको रिकंसिलिएशन में सिर्फ फिनिश गुड्स में नहीं, वर्क इन प्रोसेस में भी फिक्स कॉस्ट की लाइन लिखनी पड़ेगी। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में कितना फर्क है? $25,000 का, ये वो 25,000। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में अब देखें ना, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट तो हमने कहीं निकाली नहीं हुई, तो अब चूंकि रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड है, अब फिर हम वो निकाल ही लेते हैं। जो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस निकाला करते थे, वो निकाल लेते हैं। तो अगर सवाल में रिकंसिलिएशन भी रिक्वायर्ड हुई तो फिर आप ये वर्किंग थ्री प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ही बना लेना, क्योंकि ये तो निकालनी ही है। तो फिर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग भी चाहिए ही होगी, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस भी चाहिए थी, तो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ही बना लेंगे। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, मार्जिनल की P1 के लिए क्या करूं, 2400 इंटू 22, और कन्वर्जन के लिए क्या करूं, 1800 इंटू 16.5, 52,800, 29,700, 82 और एब्जॉर्प्शन 2400। ये 5 लाइनें 6 लाइनें लिखने के बाद ना आप अगर थोड़ी सी भी अकल लगाएंगे तो आपको एक और शॉर्टकट नजर आ जाएगा इसका। $19.35640 88,440, तो 88,440 माइनस 82,500, 59 969,560। अब करेगा टैली। हाँ जी, और अगर आप उस वर्किंग पे गौर करें तो आप बेशक ऐसे ही कर लें, 1800 इंटू 3.3, फर्क ही इसी में वो फिक्स्ड वाली लाइन का था, ये तो सेम ही आना है, 1800 भी सेम ही होना है। तो इनमें फर्क है ही 16.5 और 19.8 में 3.3 की वजह से। वो वाला कौन सा, वो वाली कौन सी? हाँ वो कहाँ नहीं यूज की? हाँ स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में हम लोग 3 चीजें कैलकुलेट करके दिखाया करते हैं। हम लोग कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स भी निकालते हैं, इसका टोटल होकर ये खत्म हो जाता है। फिर हम लोग एक निकालते हैं कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। फिर एक निकालते हैं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अगर सवाल में रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं थी निकालने की ना, तो इसलिए मैंने कहा कि आप इसको ना निकालें, ये दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए थे। लेकिन रिकंसिलिएशन भी रिक्वायर्ड थी तो फिर ये भी निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर सवाल में रिकंसिलिएशन भी रिक्वायर्ड है तो आप प्रॉपर वर्किंग में स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन पूरी बना लें। इसको इनकम स्टेटमेंट में यूज कर लिया मैंने, इसको इनकम स्टेटमेंट में यूज कर लिया,
इसको रिकंसिलेशन में यूज कर लिया। अच्छा, रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के लिए तो ये लेक्चर्स तरतीब से ही चल रहे हैं, जैसे भी चल रहे हैं। ये जो फिजिकल वाले बच्चे हैं ना, आई अंडरस्टैंड कि ईद की खुशियां हैं, आप लोग आपसे मिलके बहुत खुश होते हैं, आपकी फैमिली आपको देखना चाहती है, तो कुर्बानी तो है, कुर्बानी भी है, लेकिन आपकी भी कुर्बानी है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं ना, अपने लिए कर रहे हैं ना, तो करना तो है। तो इसलिए अभी अगर आप एक हफ्ता छुट्टियां मना लेंगे तो उससे कोई ज़िंदगी में आगे मज़ीद आसानी तो नहीं हो जाएगी। इसलिए अभी पढ़ लें, कोई बात नहीं, घर से निकले ही हैं पढ़ाई करने के लिए। अब कुछ बच्चों का इसरार ये था कि इसके बाद मैं वेरिएंस ना पढ़ाऊँ, कुछ रिपीटर बच्चों का, तो उसमें मेरा स्टांस ये है, मैं इसलिए वेरिएंस ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वेरिएंस जो लोग रिपीटर है उनको तो चलो मेरी ये बात समझ आ जाएगी, जो रिपीटर नहीं है, वेरिएंस में ना बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं, और शुरू में मैं वो फार्मूले समझा के छोटे छोटे उनके सवाल करा के एक बार वैल्यूज पुट करना आ जाए आप लोगों को, एक बार वो फार्मूले सीधी सीधी इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट करना आपके हाथ से गुजर जाए और वो फार्मूले आप याद कर लें, फिर हम उसके मुश्किल पास्ट पेपर वाले सवाल करेंगे। अब जब मुश्किल पास्ट पेपर वाले सवाल करेंगे तो जिस स्टूडेंट ने फार्मूले ही याद नहीं किए होते तो वो पास्ट पेपर के सवाल करते हुए डबल मुश्किल में आ जाता है। तो इसलिए मैं आपको अभी मुश्किल वाले पास्ट पेपर्स आपकी वापसी के, जब टारजन की वापसी होगी मैं तभी ही कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको वो जो फार्मूले कराने हैं, उनके बेसिक सवाल कराने हैं, वो मैं कराऊंगा। और जो बच्चे अभी ही पढ़ लेंगे ईद से पहले, तो वो अगर कहीं टाइम निकाल सकें, गोश्त खा खा के उकता जाए, तो फार्मूले याद कर लेना बैठ के। तो इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है कि आप जब ईद के बाद आएँ तो वो फार्मूले अच्छी तरह से आपको याद हों। और अगर मैंने ये फार्मूले आज और कल इन 3 क्लासेस में ही अच्छी तरह करा दिए, तो फिर मैं परसों वाली क्लास में फिर इस चैप्टर को नहीं आगे बढ़ाऊंगा, एक दो लेक्चर वाले जो 2 टॉपिक हैं वो फड़का दूंगा। वेरिएंस के मुश्किल सवाल आपकी वापसी जब भरपूर होगी तभी कराऊंगा, ये बस बहुत है। और जिन्होंने साथ साथ आज कल परसों पढ़ना है, तो एक वो ऑटम 22 जो मैंने, और एक यही दोबारा कर लें तो अच्छी बात है, ताकि मैं कल वाली क्लास में आपको इसका एक पास्ट पेपर का सवाल होमवर्क देकर डिस्कस कर सकूं। अच्छा, इस चैप्टर में ना कुछ थ्योरेटिकल भी हैं। 10 मिनट बहुत है ब्रेक, या ब्रेक की जरूरत ही नहीं है? अच्छा, इस चैप्टर में ना मैंने ऑलरेडी बुक के अंदर उतनी ही चीजें समेट के डाली हुई हैं जो आप थ्योरेटिकली कर लें तो अच्छी बात है, पूछी जा सकती हैं। जैसे वो एक सवाल ऑटम 22 या स्प्रिंग 22 दिखाते हुए मैंने दिखाया भी था, पार्ट ए 4 नंबर, हाँ अजम्पशन ना, तो ये पूछी जा सकती हैं चीजें। तो इस चैप्टर में मैंने लिखा हुआ है बुक के अंदर, क्या क्या लिख दिया हुआ है मैंने, अच्छा इसमें से ना आप ये पहले पेज पे, यानी पेज चैप्टर का पहला पेज 150, इस पे मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग की अजम्पशंस लिखी हुई हैं, ये याद करनी है।
और अगर होश में पढ़ेंगे तो पढ़ के समझ आ जाएंगी। फिर इसी पेज पे आगे अगले पेज पे एडवांटेज डिसएडवांटेज है। मार्जिनल के, और उससे अगले पेज पे एब्जॉर्प्शन के। अच्छा, ये हेडिंग में ना बल्कि ठीक है, खैर है, रिपीट कर रहा हूं। एक मैंने हेडिंग 2.1 बोली है, मार्जिनल कॉस्टिंग की अजम्पशंस। एक मैंने हेडिंग 2.3 और 3.3 बोली है, मार्जिनल के एडवांटेज डिसएडवांटेज और एब्जॉर्प्शन के एडवांटेज डिसएडवांटेज। ये आपसे थ्योरेटिकली टेस्ट हो सकती हैं चीजें, ये आपने पढ़ के याद करके रट्टा लगा के तो इसको तैयार कर लें। चले, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन बस, लेकिन होमवर्क अभी एक दो चलाऊंगा इसके, तो अभी आप फिर 59 बस ब्रेक कर लें, 60 लगाता हूं तो अगला चैप्टर कराता हूं। चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।